चलें बच्चों। बच्चों, आज हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। वो है कल्चरल डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। देखें, ये नाम से बता रहा है कि हमारे जो मुल्क है पाकिस्तान है बेटा, अब इसमें डिफरेंट कल्चर्स पाए जाते हैं, डिफरेंट नेचर्स के लोग पाए जाते हैं। उनके जो रस्म व रिवाज हैं बेटा, वो क्या है, मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है। इसकी एग्जांपल में अगर आप सिंपली बात कर लो बेटा, जो पख्तून यानी पश्तो जो कल्चर है बेटा, ठीक है, पठान कल्चर की बात कर लें, और दूसरी तरफ आप कंपेयर कर लें सिंधी कल्चर की, ठीक है, या आप इसी तरीके से बलोची कल्चर को कंपेयर कर लें, ठीक है, बलोची कल्चर को पंजाबी कल्चर से कंपेयर कर लें बेटा। तो ये डिफरेंट कल्चर हैं बेटा, इनके तौर तरीके, तमाम तरह की जो रसूमात हैं बेटा, वो क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। और हर तरह के बेटा आप बात कर लें, हर कल्चर में फिर डिफरेंट जो है ना उनकी वैरायटी होती है, डिफरेंट उनके स्पोर्ट्स होते हैं बेटा, ठीक है, और डिफरेंट जो है ना उनके ट्रेडिशंस वगैरह बेटा, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आज हम इसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले बेटा, किसी भी मुआशरे में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी स्टेट में बेटा, सबसे पहले ज़िक्र आता है किसी फ़र्द का बेटा, किसी इंडिविजुअल का ज़िक्र आता है। तो बेटा जो मुआशरा है बेटा, एक सोसाइटी है, हम सोसाइटी के कल्चर डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं बेटा, तो वो एक्चुअली किस पे, सोसाइटी का जो ऐसा समझ लें जो बेस है बेटा, जो फाउंडेशन है, वो एक फ़र्द है, एक इंडिविजुअल है बेटा। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल, ये बहुत सारे बेटा इंडिविजुअल के एक्शंस या उनके प्रिंसिपल्स या उनकी जो शमूलियत है बेटा किसी भी माशरे में, वो एक कलेक्टिव प्रोग्रेस को मेंशन करती है बेटा। बेटा एक जब इंसान तरक्की करता है तो वो सिर्फ एक ही इंसान तरक्की करता है, लेकिन जब बहुत सारे इंसान तरक्की करते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल तरक्की करते हैं, तो वो बेटा जो कलेक्टिव प्रोग्रेस है वो फिर सोसाइटी की हो जाती है। जब बहुत सारे बेटा जो सोसाइटीज़ ग्रो करने लग जाते हैं, एक्चुअली वो फिर क्या करती है, किसको लीड करती है बेटा, एक स्टेट की, एक मुल्क की बेटा जो ग्रोथ है, या आप कह लें एक सिटी की बेटा ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। तो जब एक सिंगल इंडिविजुअल वर्क करता है तो बेटा ये उसका सिंगल वर्क है, लेकिन जब बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके, यानी बहुत सारे इंडिविजुअल वर्क करते हैं बेटा, ग्रो करते हैं, तो वो एक्चुअली सोसाइटी की ग्रो हो रही होती है। अब बेटा ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, या फिर उनका सोसाइटी में क्या रोल है, आप ये कह सकते हैं बेटा, एक तो यूनाइटी में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, हारमोनी में बेटा इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसी तरीके से जो सोशल डेवलपमेंट है बेटा, सोसाइटी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बेटा सोसाइटी, ये एक्चुअली टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा सोसाइटी है। सोसाइटी क्या, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स शेयरिंग देयर कल्चर, वैल्यूज, कस्टम्स एंड क्या बेटा, इंस्टीट्यूशंस। अब सोसाइटी की एक बात कर लें बेटा, उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं। हर इंडिविजुअल या हर आप कह लें बेटा सोसाइटी में जो मेंबर है उसकी जो वैल्यूज़ यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, और इसी तरीके से उनके जो रस्म व रिवाज या फिर इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें बेटा, वो डिफरेंट मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिल के क्या बनाती हैं बेटा, एक सोसाइटी बनाती हैं, डिफाइंड बाई सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैसेट्स बेटा। ठीक है, आप इसको कल्चर यानी तहजीबी तहजीबी कल्चर को मेंशन करके, या इकोनॉमिक हवाले से, या सोसाइटी को मेंशन, सोशल जो प्रोग्रेस है, या इन तमाम चीज़ों को कलेक्टिवली, ठीक है, मर्ज करके जो ना हम सोसाइटी को डिफाइन करते हैं। मतलब एक सोसाइटी के ग्रोथ की या एक सोसाइटी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसके सोशल वैल्यूज़ की भी हम बात कर रहे होते हैं, उसके इकोनॉमिक जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं बेटा, या जो कल्चर डाइवर्सिटी है, या जो कल्चर्स हैं, उन तमाम चीज़ों को मिला के हम बात कर रहे होते हैं सोसाइटी की। अब एक सोसाइटी में, जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बता रहा था बेटा, डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट कल्चर है, तो उनके लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होंगे, उनके रेसेस, उनकी नस्ल जिसे वो भी डिफरेंट होगी, उनका रिलीजन वो भी बेटा डिफरेंट होगा, और हॉबी भी क्या होंगे उनके, डिफरेंट होंगे। अब कम्युनिटी की बात हो रही है बेटा, अब मोर इंटीमेट ग्रुप विद इन सोसाइटी। अब एक्चुअली जो सोसाइटी है उससे बड़ा होता है कम्युनिटी, ठीक है। अब कम्युनिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वही बिलोंगिंग्स पे, लोकेशन पे, हॉबीज़ पे और कस्टम्स पे, ठीक है। एक जो कम्युनिटी है बेटा, उसमें बहुत सारे जो सोसाइटीज़ हैं वो मिलके एक कम्युनिटी बनाती हैं। जैसे बच्चों, हम बायो में क्या करते हैं, स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं, उसके बाद किसको, पॉपुलेशन को, उसके बाद किसको स्टडी करते हैं, कम्युनिटी को स्टडी करते हैं। तो ऐसे समझ लें, जब सोसाइटीज़ मिलती हैं बेटा, वो क्या बना देती हैं, एक कम्युनिटी बना देती हैं।
मेंबर्स एंगेज मोर डायरेक्टली एंड फ्रिक्वेंटली। बेटा हर बंदे का क्या होता है, कम्युनिटी में कोई ना कोई वर्क होता है, कोई ना कोई कम्युनिटी में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड कोऑपरेशन। बेटा के लोगों के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और इसी तरीके से लोगों के दरमियान में क्या होती है, कोऑपरेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा स्टेट। अब स्टेट क्या है बेटा, एक पॉलिटिकल इंटेंटिटी है जो कि जिसका मतलब स्पेसिफिक बॉर्डर और स्पेसिफिक पॉपुलेशन होता है बेटा। अब जैसे बेटा पाकिस्तान की बात कर लें, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान का कुछ समथिंग ऐसे बेटा मैप है, ठीक है। अब बेटा अब पाकिस्तान एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल इंटेंटिटी है, इसके स्पेसिफिक बॉर्डर्स हैं और स्पेसिफिक बेटा इसकी क्या है, पॉपुलेशन है। इस चीज़ को नाम दिया जाता है स्टेट का। एक्चुअली किसी भी यानी एक स्टेट को इंटरनेशनल मानने के लिए चंद शराइत बेटा रखे जाते हैं। पहली बात तो ये कि बेटा उसकी पॉपुलेशन स्पेसिफिक होनी चाहिए, पॉपुलेशन ग्रो करना चाहिए। उसके बाद बेटा वहाँ के लोगों का पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है, ये चीज़ मैटर करता है, ठीक है। और वहाँ पे बेटा उनकी जो इकोनॉमी है बेटा, ये चीज़ें मैटर करती हैं कि इकोनॉमी उस मुल्क का, उस स्टेट का कैसा है। अगर ये 3-4 चीज़ें, मेरे ख्याल से यूएनओ के मुताबिक बेटा 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो ना कंसिडर करता है कि अगर किसी भी स्टेट में, किसी भी एक सोसाइटी कह लें, किसी भी स्टेट, स्पेशली जब हम कंट्री के लिए यूज़ करते हैं स्टेट, उसके पास 6 करेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो क्या होगी बेटा, स्टेट कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। अब बेटा ये तमाम क्वालिटीज़ एक्चुअली करंटली जो फ़लस्तीन है बेटा, ठीक है, फ़लस्तीन उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से यूएन ने बेटा फ़लस्तीन को अभी तक एक स्टेट जो ना नहीं माना। फ़लस्तीन बेटा एक स्टेट नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज़ बेटा इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। करंटली मेरे ख्याल से 21 सितंबर को बेटा जो ना कितने 3 कंट्रीज़ ने इसको एक्सेप्ट किया था। उसमें ऑस्ट्रेलिया बेटा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को एक अलग रियासत तस्लीम कर लिया बेटा। इसी तरीके से बेटा यूके है, उसने तस्लीम कर लिया। और उसके बाद कनाडा बेटा, इन तमाम ने क्या कर लिया है कि जो फ़लस्तीन है बेटा उसको क्या किया है, एक अलग रियासत बेटा कंसिडर कर लिए। ये 21 सितंबर 2025 की बात हो रही है। अब एक स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं बच्चों, उसका गवर्नमेंट होता है, उसकी जुडिशरी होती है और क्या होती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं बेटा। अब एक स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेटा कम्प्लीटली तौर पर ख्याल रखा जाता है। और उसके बाद लोगों के वेलफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी क्या किया जाता है बेटा, उस पर भी मतलब ज़ेर गौर किया जाता है, उनको देखा जाता है और इन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। एक स्टेट की बात हो रही है बेटा, डेमोक्रेटिक हो सकती है, मतलब जहाँ पे अवाम के नुमाइंदों की हुकूमत होती है। और ऑटोक्रेटिक भी हो सकती है, मतलब जिसमें एक रूलर ही सब कुछ होता है। जैसे आप यहाँ पे के एस ए की बात कर लें बेटा, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है, के एस ए। तो अब ऑटोक्रेटिक के हवाले से आप के एस ए की बात कर लें, जहाँ पे उनका वही क्या नाम है, मेरे ख्याल से सुलेमान है, अब्दुल्ला सुलेमान समथिंग। वो बेटा क्या है कि जो ना रूलर है बेटा। ऐसे कंट्रीज़ को हम ऑटोक्रेटिक का नाम देते हैं। और जहाँ पे जमहूरी निज़ाम हो बेटा, ठीक है, पावर ऑफ पीपल बेटा, दैट इज़ डेमोक्रेटिक। ठीक है, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब नेक्स्ट है कि एक इंडिविजुअल का जो ना सोसाइटी में क्या रोल हो सकता है। सबको आवाज़ आ रही है? हाँ जी। यस सर, आ रही है। चले, मैंने कहा ये ना हो कि आप लोग भी खामोश हो, मैं भी पढ़ाई जा रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। ठीक है। अच्छा, रोल ऑफ इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी बेटा, कि एक सोसाइटी में एक फर्द का क्या रोल है। सिविक पार्टिसिपेशन, सिविक का मतलब होता है बेटा पब्लिक। सिविक का क्या मतलब होता है, पब्लिक। कि अब कौन सी पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। एक वोटिंग कर सकता है बेटा। वॉलंटियरिंग बेटा, वॉलंटियरिंग मतलब खिदमत खल्क बेटा कर सकता है, लोगों की जो है ना हेल्प कर सकता है, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी बेटा मदद कर सकता है। और कम्युनिटी की तमाम एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। प्रमोट बेटा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ वैल्यूज़ बेटा लोग वो शेयर कर सकता है। अब जैसे आप बात कर लें बेटा, टॉलरेंस की बात कर लें, एम्पैथी की बात कर लें, रिस्पेक्ट की बात कर लें। मतलब एक सोसाइटी में मौजूद लोगों की बेटा उनकी इज़्ज़त, उनके ऐसा समझ लें, उनके साथ शफ़क़त की बात कर लें, ठीक है, उनके ताल्लुकात या किसी भी लेवल तक जो है ना उन चीज़ों को टॉलरेट कर सकता है बेटा। कोशिश करता है कि बेटा जो है ना कन्फ्लिक्ट्स कम से कम हों और जो लोगों की शमूलियत है या सोसाइटी में शमूलियत, एंगेजमेंट, मतलब उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा वो कर रहा बढ़ा रहा होता है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ड्राइव प्रोग्रेस थ्रू साइंस। अब बेटा एक अगर इंडिविजुअल की बात करें, हम हैं, अब हम बेटा एक सोसाइटी में कैसे ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल साइंस पढ़ के या आर्ट्स पढ़ के या टेक्नोलॉजी में जाके जो है ना, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी में जाके ऐसा समझ लें हम इस तरीके से अपने सोसाइटी की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ठीक है, उसमें प्रोग्रेस की वजह बन रहे हैं।
अब कंस्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल्स, बेटा एक इंडिविजुअल है उस पर क्या क्या ऐसे मतलब रुकावटें उसको फेस करनी पड़ रही होती हैं। एक बेटा इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर है। आपको पता है बेटा हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा मसला क्या है? पॉवर्टी है बेटा। अब लोगों के पास पैसा कम है, ठीक है, लोग गरीब हैं, गुर्बत गुर्बत से बेटा मरे हुए हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, लोगों के पास वो तमाम तर सहूलियात अवेलेबल नहीं है जिसकी बेस पे वो उस चीज़ को यूज़ करके आगे बढ़ सकें, जिसकी बेस पे बेटा उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो लिमिटेड रह जाती है। अब एक मेजर बेटा रीज़न लैक ऑफ एजुकेशन है, जिसकी बेस पे लैक ऑफ एजुकेशन, साथ में जो है ना आप स्किल भी कह सकते हैं कि स्किल नहीं है बेटा। अब जिसकी बेस पे जो ना वो स्पेसिफिक जो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है बेटा वहाँ पे वो पीछे रह जाते हैं। अब बैरियर टू सोशल इंक्लूजन, इसको भी देख लें बेटा कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ हो सकती हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, मतलब कोई स्पेसिफिक बेसिक सर्विसेज वो नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते, और वजह क्या है कि उनके पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है। उसके बाद पॉवर्टी बेटा सबसे टॉप पे है। और उसके बाद बेटा जो थर्ड है, फोर्थ पॉइंट है, वो डिस्क्रिमिनेशन। हमारे पाकिस्तान में तो बहुत कम होता है इस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लें, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लें बेटा, तो ये रेसिस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लें, पाकिस्तान में है तो सही लेकिन बहुत कम है। जैसे बलूचिस्तान या KPK के हवाले से बात कर लें, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी है, अदरवाइज नहीं है बेटा। लेकिन आप अगर ज़्यादा चले जाएं इंडिया में बेटा, इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है बेटा। हिंदू आपस में चुप नहीं कर रहे होते, उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, ठीक है। उनके भी मेरे ख्याल से कोई 19 पता नहीं कितने कास्ट हैं बेटा हिंदुओं के, तो वो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं। जैसे हमारे मुस्लिम में बेटा जो है ना डिफरेंट वो रिलीजन्स उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है, पार्ट्स बनाए हुए, फिरके बनाए हुए हैं बेटा, तो इसी तरीके से हिंदुओं में भी सेम है बेटा। सोशल एंड कल्चरल रिस्ट्रेंट्स बेटा, अब वही बेटा डिस्क्रिमिनेशन बाय क्लास, डिस्क्रिमिनेशन बाय जेंडर, रेसेस एंड रिलीजन, कस्टम ट्रेडिशंस रिस्ट्रिक्ट, मतलब कस्टम्स या ट्रेडिशन की बात कर लें, जिससे वीमेन या जो मिनॉरिटीज़ हैं बेटा उनकी कम पार्टिसिपेशन होती है। लैंग्वेज बेटा बैरियर हो सकती है, जिसकी बेस पे कम्युनिकेशन के बेटा मसाइल हो सकते हैं। बेटा हमारे पाकिस्तान में राउंड अबाउट कितने 70 लैंग्वेजेस स्पीक होती हैं बेटा, 70 लैंग्वेज, 70 लैंग्वेज ज़बानें बेटा पाकिस्तान में बोली जाती हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेटा आर्गन्स ऑफ स्टेट, ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक दफ़ा, यहाँ पे जस्ट ऐसा समझ लें, रिवाइज कर लेते हैं बेटा। तीन चीज़ें होती हैं बेटा इसमें, एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है और जुडिशरी होता है बेटा। एग्जीक्यूटिव में बेटा क्या आता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर वगैरह बेटा, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेजिस्लेचर में बेटा पार्लियामेंट आ जाता है, ठीक है, जिसमें सेनेट और नेशनल असेंबली होते हैं, और बेटा क्या होता है? प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं बेटा। जुडिशरी में वही सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स और इसी तरीके से ट्रिब्यूनल्स बेटा, ये चीज़ें बेटा इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है बेटा रोल ऑफ इंडिविजुअल इन अ कम्युनिटी, मेरे ख्याल से ये सेकंड लास्ट स्लाइड है। रोल ऑफ इंडिविजुअल इन अ कम्युनिटी बेटा, इंडिविजुअल का सोसाइटी तो में तो देख लिया था, अब थोड़े उसके काम बेटा ज्यादा हो गए, अब थोड़े उसके काम ज्यादा हो गए बेटा। अब वो क्या कर सकता है बेटा? लोगों को सर्व कर सकता है, लोगों के लिए एक रोल मॉडल या लीडर बेटा बन सकता है। और उसके बाद बेटा एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, बहुत सारी बेटा जिंदगी में वो मिस्टेक्स आती हैं, उनको सीखता है, उनको इम्प्रूव करता है और आगे बढ़ता चला जाता है बेटा। उसके बाद बेटा शेप द फ्यूचर, अपनी फ्यूचर भी और लोगों के फ्यूचर को भी बेटा वो चेंज कर सकता है। इंगेज इन आ कम्युनिटी सर्विसेज, यानी कम्युनिटी के सर्विसेज में बेटा क्या होता है? इंगेज होता है। और लोकल इनिशिएटिव्स बेटा, कोई भी ऐसा न्यू प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा हो तो उसमें वो आगे बढ़ रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। लोकल कंडीशंस को बेटा इंप्रूव करने की कोशिश करता है, लोगों के साथ सोसाइटी या कम्युनिटी में जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं बेटा, उनको मजबूत करने की कोशिश करता है बेटा। अब अगर कोई इंडिविजुअल लीडरशिप में है तो बेटा वो दूसरों के कंट्रीब्यूट को या दूसरों को इंस्पायर करता है बेटा कि वो भी किसी ना किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें बेटा। रिसोर्सेज को बेटा मोबिलाइज करवा रहा होता है और लोगों को उनके जो कॉमन गोल्स या जो भी उसका पर्पस होता है बेटा उनकी तरफ उनको गाइड करता है। मतलब उनको सोसाइटी में पॉजिटिविटीज बेटा क्या करता है? वो फैलाता है। रोल ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्टेट बेटा, अब इकोनॉमिक, एक इंडिविजुअल इकोनॉमी को में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है बेटा? इंटरप्रेन्योरशिप के जरिए, इनोवेशन के जरिए या हार्ड वर्क सक्सेस करके आगे बढ़ सकता है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बात कर ले बेटा, इलेक्शंस, पॉलिसी डिस्कशंस और गवर्नेंस में बेटा आ सकता है। कल्चर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बेटा, ट्रेडिशन को प्रिजर्व कर सकता है, हेरिटेज और लैंग्वेजेस को क्या कर सकता है? प्रिजर्व कर सकता है। नेशनल प्राइड और आइडेंटिटी को बेटा वो क्या कर सकता है? प्रमोट कर सकता है। तो ये एक इंडिविजुअल के, अच्छा नेशनल प्राइड और आइडेंटिटी के हवाले से इंडिविजुअल का रोल बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। जरकवा जल्दी करो, आवाज आ रही है या आवाज ही नहीं आ रही?
बच्चों, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सबको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा बच्चों, अच्छा, आज नेक्स्ट हमने पढ़ना है बैरियर्स टू नेशनल कोहेजन, के जो कौमी आपस में जो ताल्लुकात हैं, उनकी जो बॉन्डिंग है बेटा नेशनल लेवल पे, उसके पीछे कौन कौन सी ऐसी रुकावटें हैं बेटा, जिसकी बेस पे जो मुल्क के डिफरेंट जो पीपल्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटी या डिफरेंट कल्चर के जो लोग हैं बेटा, वो एक दूसरे के साथ मेल जोल क्यों नहीं, उनका मेल जोल क्यों नहीं हो रहा। तो बेटा एक क्या है बेटा, इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल बेटा प्रॉब्लम्स हैं, मेजर फैक्टर्स हैं बेटा। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिसकी बेस पे डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो जाती है बेटा, ठीक है। मतलब अ, आप अगर बात कर लें, बहुत सारे हमारे सोसाइटीज़ ऐसे हैं जो फॉरवर्ड आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है, किसी उसमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते। तो इसकी बेस पे भी बेटा हमारे जो तरक्की है वो सिर्फ एक साइड पे लिमिटेड रह जाती है। और सेकंड बात कर लें बेटा किसकी, करप्शन की बात कर लें, एंड इन एफिशिएंसी वीकन द यूनाइटी। अब मुल्क में जब करप्शन हो, करप्ट सिस्टम हो, तो आपको पता है बेटा फिर वहाँ पे यूनाइटी की बात नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे कह लें कि तजादात हैं बेटा, डिफरेंसेस हैं बेटा, वो ज़्यादा रह जाते हैं। और सेकंड बेटा जियोग्राफिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर लें कि रिमोट एरियाज़ में की बात कर लें, जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं बेटा वो बहुत कम होती हैं, और जिसकी बेस पे जो बहुत कम लोग हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। पुअर कनेक्टिविटी आप कह लें बेटा, जियोग्राफिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैरियर की वजह से बेटा, ठीक है। जो नेशनल बेटा जो फ्रेमवर्क है उसके वो मुकम्मल तौर पर क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं। मुल्क की तरक्की है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते ना, उनको कोई इस तरह का बेटा कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ना उस तरह की जो ना उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, मैयर्स टू ओवरकम बैरियर बेटा, अब ये जो बैरियर हैं इनको कैसे ओवरकम किया जाता है। अब पहली मेजर जो चीज़ है बेटा, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। अब जिसकी बेस पे इक्वल एक्सेस, मतलब तमाम फैसिलिटीज़ हर बंदे के लिए इक्वली बेटा अवेलेबल हों। और सिविक अवेयरनेस का मतलब बेटा पब्लिक अवेयरनेस हो कि उसके माशरे में क्या चल रहा है और क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ नहीं ठीक। इन चीज़ों का बेटा उसे इल्म लाजमी होना चाहिए। और कैसे इल्म होगा बेटा उसे, कि अगर वो उसको उसको मतलब पढ़ा लिखा होगा बेटा, तो लिटरेसी होगी बेटा उसमें, तो वो ये चीज़ें कर पाएगा। फर्दर बेटा क्या है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जनरेट करनी होगी, स्किल्स डेवलप करनी होंगे, और इंटरप्रेन्योरशिप की जो स्ट्रेंथ है बेटा वो ज़्यादा करनी होगी। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है बेटा कि कोई ऐसा बंदा जो छोटे लेवल पे बिजनेस करता हो, एक होता है बिजनेस टाइकून, वो एक अलग चीज़ है, वो प्रॉपर बिजनेसमैन होता है। इंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली ये ऐसे लोग होते हैं जो कोई चीज़ सस्ते में ले ली, लेकिन उसे क्या करते हैं, थोड़े महंगे में बेच देते हैं, अलबत्ता उसको थोड़ा किसी शेप में ढाल के। अब जैसे बात बात कर लें बेटा वाटरमेलन, ठीक है। अब वाटरमेलन अगर 50 रुपये या 40 रुपये किलो है, ठीक है, 40 या 50 रुपये किलो। अब इसी का जूस बना के जो ना 200 रुपये जो ना पर गिलास जो ना बेच रहे होते हैं। तो इस तरीके से बेटा जो है ना, इस इस टाइप के बिजनेस करने वाले लोगों को बेटा इंटरप्रेन्योर कहा जाता है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज बेटा, ये जो डिस्क्रिमिनेशन, तजादात, रंग, नस्ल बेटा, इसके हवाले से इनके अगेंस्ट बेटा क्या होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, ताकि कोई भी लोग है बेटा वो क्या करे कि किसी की जो कल्चरल बात कर लें, या रिलीजियस की बात कर लें, या रेसेस की बात कर लें, उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसी बात ना करे। और इवन जो डाइवर्स बेटा तमाम लोग हैं बेटा, क्योंकि हमारे मुल्क में डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो उसमें सारे लोगों की जो है ना रिस्पेक्ट बेटा शामिल होनी चाहिए, तमाम लोगों की जो शमूलियत है, इंक्लूजन है बेटा, वो शामिल होनी चाहिए। किसी के लिए भी बेटा रंग नस्ल का जो फ़र्क है वो नहीं रखना चाहिए, तमाम बेटा इक्वल हो। और बेटा उसके बाद इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रांग होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेह बेटा। कोई भी सिस्टम है वो रन कर रहा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, चाहे जैसा भी है, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। उसको जवाबदेह होना चाहिए, अपने पब्लिक को जवाबदेह होना चाहिए, अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको जवाबदेह होना चाहिए। अब जैसे पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है बेटा, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर्स हैं, जो भी बेटा ऑर्गेनाइजेशनल वर्क जारी हैं, उसके बारे में वो जवाबदेह हैं बेटा, अकाउंटेबल हैं। कभी भी किसी वक्त भी उनसे अगर कोई क्वेश्चन किया जाए तो उनको वो जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बेटा, शफाफ तरीन जो सिस्टम है वो होना चाहिए, ठीक है।
ऐसा ना हो बेटा डिप्लोमेसी हो, ठीक है, जिसकी बेस पे जो ना तमाम लोगों के साथ जो इक्वली ट्रीट है वो ना किया जा रहा हो, तो ट्रांसपेरेंसी का होना लाजमी है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा, रोड्स, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसका बेहतर होना लाजमी है। जाग रहे हो कि सो गए हो? सर जाग रहे। चलेंगे, ठीक है। एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन बेटा, कौमी इत्तेहाद के लिए जो क्वालिटी एजुकेशन है बेटा, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन के तौर पर काम करता है, उसके बगैर मुकम्मल नहीं है बेटा। कॉमन स्टैंडर्ड्स इंश्योर द इक्वलिटी, कॉमन स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेटा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बेटा रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे तो वो सबके लिए एक जैसे होंगे, तो उसकी बेस पे जो इक्वलिटी है बेटा वो क्या होगी, मेंटेन होगी, ठीक है, रेगुलेशन। अच्छा, उसके बाद क्या है बेटा, सिविक एजुकेशन फॉस्टर्स द रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। सिविक एजुकेशन का मतलब पब्लिक एजुकेशन, लोगों को एक सोसाइटी के या सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस तरह का जो एजुकेशन देना वो ज़्यादा ज़रूरी है, इससे वो एक अच्छे सिटीज़न बन पाएंगे बेटा, ठीक है। वो इस मुल्क के या सिटी की जो तरक्की है बेटा उसमें अच्छे से इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, एक पॉजिटिव जो एक सिटीज़न का रोल होता है ना किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, वो उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेटा, किसी ने कोई रोड पे मौजूद कोई लाइट चुरा ली है, किसी दूसरे बंदे ने देखा है, तो दूसरा बंदा यहाँ पे बताने की बजाय खुद भी एक चोरी करके ले जाता है, ठीक है। तो जो एक अच्छा सिटीजन होता है ना बेटा, वो क्या करता है कि अपने आसपास होने वाले तमाम एक्टिविटीज़ को भी मैयर कर रहा होता है, कोई ऐसा एक्टिविटी तो नहीं है जो इस मुल्क के लोगों के इंसानियत के अगेंस्ट हो, तो उसको फ़ौरन वो रिपोर्ट करता है बेटा। ऐसे और भी इसकी एग्जांपल्स हैं सिटीजनशिप में, तो सिविक एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25A के तहत जो 5 ईयर्स से 16 ईयर्स के बेटा बच्चे हैं, मतलब कह लें 1 क्लास से आप कह लें 10 क्लास तक की बात कर लें, ठीक है, यहाँ तक जो एजुकेशन है बेटा वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से 18 ईयर्स तक भी बेटा कर लें, क्योंकि पंजाब बहुत सारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस रन कर रहे हैं बेटा, ठीक है, जो किसी ना किसी हद तक फ्री ही है, थोड़ा सा चार्जेस लेते हैं। बिल्डिंग यूनाइटी थ्रू डाइवर्सिटी बेटा, अब आपको पता है पाकिस्तान में बेटा कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है, रिलीजियस डाइवर्सिटी पाई जाती है, एंड लैंग्विस्टिक जो डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है। तो इसी तरह तरीके से बेटा क्रॉस कल्चरल डायलॉग इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। क्रॉस कल्चरल डायलॉग का मतलब ये कि ऐसा ना हो कि एक सोसाइटी या एक सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ एक ही लैंग्वेज प्रमोट की जा रही है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दूसरे किसी भी मतलब अदर कास्ट से आपका अच्छा ताल्लुक हो, तो उसकी लैंग्वेज आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जो लैंग्वेज का आना ना बेटा ये सिंपैथी क्रिएट करता है, ठीक है, किसी दूसरे बंदे के बारे में। तो इस वजह से बेटा जो क्रॉस कल्चरल डायलॉग है इसका होना बहुत लाजमी है। रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस बिल्ड द सोशल हारमोनी बेटा, देखें अगर आप चाहते हैं कि एक सोसाइटी में बेटा पीस रहे, अमन रहे, तो उसके लिए दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट करना लाजमी है, ठीक है। और एक्सेप्टेंस का मतलब ये कि बहुत सारी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हैं जो लोगों के ठीक हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आपको बेहतर एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको माशरे के जो अमन और सुकून है उसके लिए काम करना चाहिए, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें लाजमी है बेटा। डाइवर्सिटी बेटा वो कहते हैं कि किसी भी मुल्क को स्ट्रेंथन करता है, उसकी कल्चर को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। लेकिन हमारे बेटा आप यहाँ पे देख लें, जो डाइवर्सिटी है बेटा वो हमारे डिवीजन की वजह बन रही है, ठीक है। अब बलूचिस्तान की बात कर लें, वही KPK की बात कर लें बेटा, ठीक है, सिंध में भी थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ना बेटा, डाइवर्सिटी को हमें अपनी मजबूत यानी एक कौमियत के तौर पर लेना चाहिए, ना कि एक तकसीम की वजह, ठीक है, कि भाई हम पठान हैं तो हम अलग हैं, हम सिंधी हैं तो हम अलग हैं, ठीक है, या हम बलूची हैं तो हम अलग हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की बात कर लें, कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, एथेनिक है, इसी तरीके से बेटा क्या है रीजनल डाइवर्सिटी। बेटा एम्ब्रेसिंग डिफरेंसेस स्ट्रेंथन द यूनाइटी एंड हारमोनी बेटा, यूनाइटी अमन और सुकून, ठीक है, और यकजहियत के लिए बेटा जो आप ये जितने भी डिफरेंसेस हैं आप उनको एक्सेप्ट करें, यानी कल्चरल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें, रिलीजियस डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें। अगर आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे तो इससे जो यूनाइटी है बेटा वो मेंटेन रहेगी, और माशरे में जो अमन है बेटा, हारमोनी है बेटा, उसकी जो खुशहाली, उसका अमन सुकून वो बेटा मेंटेन रहेगा। रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट ऑल आइडेंटिटीज़ एंड पीसफुल, जिसकी बेस पे बेटा एक पीसफुल जो सोसाइटी है वो क्रिएट होती है, मतलब सारे लोगों को अप्रिशिएट करो, उनकी जो रिस्पेक्ट है बेटा वो लाजमी है। इथेनिक डाइवर्सिटी है बेटा, मेजर ग्रुप्स जैसे पंजाबी, सिंधी, पश्तून, बलोच, सराइकी, हिंदू, हिंद को बेटा कश्मीरी है, गिलगिती,
बाल्टी बेटा। अब ये डिफरेंट आपको पता है नस्लें हैं बेटा, डिफरेंट कास्ट हैं बेटा, तो अब इन तमाम की जो रिस्पेक्ट है बेटा वो लाजमी होनी चाहिए। ईच ग्रुप एड्स यूनिक ट्रेडिशन, कस्टम और सोशल स्ट्रक्चर। एथेनिक डाइवर्सिटी एक्चुअली इसमें क्या चीज़ होती है, एक तो कल्चरल रिचनेस होती है और दूसरी बेटा क्या होती है, नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, ये जो मतलब एथेनिक डाइवर्सिटी का मतलब ये कि जो नस्ल का जो डिफरेंस है, एक तो हर बेटा जो कास्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जितने भी यहाँ पे हमने पढ़े हैं, इन सब की अपनी स्पेसिफिक कल्चर होती है और उनकी एक नेशनल आइडेंटिटी है। नेशनल आइडेंटिटी का मतलब वो बलोची के यार वो बलोच है, वो पठान है, तो उनकी एक नेशनल आइडेंटिटी है बेटा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बेटा मिलकर क्या डिफाइन करती हैं, एथेनिक डाइवर्सिटी को डिफाइन करती हैं। उसके बाद कल्चरल डाइवर्सिटी है बेटा, कल्चर में वही बात कर ले बेटा, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन है, उनका जो बेटा ड्रेस, म्यूजिक, फूड और जो ट्रेडिशंस है वो क्या होंगे, डिफरेंट होगी। डांस की बात कर ले, भंगड़ा बेटा, खटक। इसी तरीके से फेस्टिवल्स के हवाले से बात कर लें, हॉर्स एंड कैटल शो, सीबी मेला, शंदूर फेस्टिवल। एनरिच द पाकिस्तान हेरिटेज एंड सोशल फैब्रिक बेटा, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना बेटा, ये हमारे जो पाकिस्तान की जो हेरिटेज है, एक लोक विरसा की बात कर लें, पुराने ट्रेडिशंस की बात कर लें बेटा, ये कास्ट उन तमाम चीज़ों को मेंटेन करते हैं। और इन चीज़ों को, कल्चर डाइवर्सिटी को देखने के लिए बेटा लोग दूर दूर से क्या होते हैं कि ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और मुल्क की तरफ आते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक कंट्री की तरफ आते हैं। फेस्टिवल्स जब रिलीजियस या इंटरनेशनल स्पेशली जो फेस्टिवल्स होती हैं बेटा, तो बड़े बड़े जो लोग हैं, व्लॉगर्स हैं, ये सारे आ रहे होते हैं। ठीक है, कवरिंग के लिए। अच्छा, उसके बाद फर्दर क्या है बेटा, रिलीजियस डाइवर्सिटी। इस्लाम, पाकिस्तान में जो इस्लाम है वो मेजोरिटी है। उसके बाद बेटा क्रिश्चियन, हिंदू, सिख और जो दूसरे कास्ट हैं बेटा वो भी थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यहाँ पे हर जो मजहब है बेटा वो आज़ाद है। प्रमोट्स द को एग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट बेटा, एक तो हम एक साथ रह रहे हैं, इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है। दूसरा म्यूचुअल रिस्पेक्ट के आपस की रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है किसी को कहना भाई हम अच्छे हैं आप बुरे हैं, आप ये हैं आप वो हैं, एक्सेट्रा बेटा। तो वो जो रिलीजियस बेटा डिफरेंसेस हैं वो भी नहीं पाई जाती। उसके बाद बेटा लैंग्विस्टिक इश्यूज़ है। लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में, सॉरी वही कह रहा हूँ, अब वही बेटा डिफरेंट लैंग्वेज हैं, जैसे हमने कास्ट भी डिफरेंट देखे थे, तो उनके लैंग्वेजेस भी बेटा क्या है, डिफरेंट है, जैसे उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, इस तरह की, बरेवी, इसी तरीके से हिंद को बेटा, इसी तरीके से कश्मीरी और शीना वगैरह। अब हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है बेटा वो उर्दू है, जो कि सिंबल ऑफ यूनाइटी है। ठीक है, जैसे कैद आज़म ने कहा था, आप बलोची हैं, सिंधी हैं, सराइकी हैं, बंगाली हैं, इससे बेटा सराइकी वैसे वही यूज़ कर रहा हूँ कि भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पाकिस्तानी है, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है और ये हमारी जो यूनाइटी है बेटा, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि वी ऑल आर यूनाइटेड। बेशक हमारी लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं, बट हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो एक ही है। रीजनल लैंग्वेजेस प्रिजर्व द लोकल आइडेंटिटी एंड कल्चर बेटा, एक बंदे की जो लोकल शनाख्त है बेटा, इस चीज़ को मेंटेन करता है और उसकी जो कल्चर है उसको मेंटेन करता है, प्रिजर्व करता है कह लें। अब मल्टी लैंग्वेलिज्म स्ट्रेंथन्स द कनेक्टिविटी। अब ज़ाहिर सी बात है, बीच में मैंने बात की है बेटा, एक बंदा जिसको मोर देन वन लैंग्वेजेस आती हैं, तो उसका दूसरे लोगों के साथ, दूसरे कास्ट के लोगों के साथ जो ताल्लुक है वो भी बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, जब आप किसी के उसके लैंग्वेज में बात करते हैं ना, वो आपको फिर रिस्पेक्ट देने लगता है, आपकी इज्जत करने लगता है बेटा। ठीक है, हिमालयाज एंड कराक्रम की बात कर लें बेटा, अब ये जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है। जियोग्राफिक के हवाले से बात कर लें कि पाकिस्तान है बेटा, पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज़ हैं बेटा, हर तरह की कंडीशन पाई जाती है। जैसे हिमालयाज एंड कराक्रम की बात कर लें बेटा, माउंटेनियस पीक्स रेंज है बेटा। अब यहाँ से इसी तरीके से पंजाब एंड साइड की बात कर लें बेटा, फर्टाइल प्लेन्स हैं। थर एंड चोलिस्तान, ये बेटा डेजर्टी रीजन में आ जाते हैं। बलोचिस्तान की बात कर लें, सीने कोस्ट है बेटा, और इसी तरीके से अरेबियन सी को भी ये टच कर रहा होता है। अब डाइवर्सिटी बेटा, कोई भी डाइवर्सिटी है वो बायोडाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करता है, एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है, इसी तरीके से टूरिज्म और इकोनॉमी, तमाम चीज़ों को क्या कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द पीसफुल सोसाइटी। देखें, आप चाहते हैं कि माशरे में अमन, पीस जो है ना कायम रहे किसी भी सोसाइटी में, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आप कह लें, वो लाजमी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, एक तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए और साथ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो एक जो कम्युनिटी है बेटा वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। आप ऐसे कह सकते हैं एक स्ट्रांग कम्युनिटी की ये फाउंडेशन है, उसकी बेस है ये। ठीक है, कि लोगों के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग हो और लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। इनकरेज द कोलैबोरेशन एंड रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट। अब ये जो यही चीज़ें हैं, मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसकी बेस पे जो कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है लोगों के साथ दरमियान, वो बढ़ जाएगी और जो तज़ादात हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इससे
एक तो सोशल कोहेजन मजबूत होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि सोसाइटी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान में जो ट्रस्ट है बेटा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रमोट्स पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यही जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है किसी भी सोसाइटी की वो बढ़ेगी। और जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ है बेटा, हमारे सोसाइटी की ग्रोथ, हमारी सोशल ग्रोथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, इससे बढ़ जाएंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक तो बच्चों जो है ना ये सोशल हार्मोनी का बायस बनता है, ठीक है, मतलब सोशल पीस का बायस बनता है, लोग आपस में मुतहद हो जाएंगे। इससे जो जेंडर रोल यानी स्टीरियोटाइप्स मतलब जेंडर रोल ये कम हो जाएगा। एंड प्रेजुडाइसिस मतलब जो प्रेजुडाइसिस की बात कर लें एम ही, ठीक है, फर्जी जो डिसीजन है, फर्जी जस्ट है, वो नहीं होगी। एथेंटिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, एथेंटिकली प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। उसके बाद नेशनल जो इंटीग्रेशन है बेटा, जो कौमी इत्तेहाद है बेटा, वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, कौमी इत्तेहाद भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद बिल्ड ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द डिवर्स ग्रुप्स, मतलब बहुत सारे जो डिवर्स ग्रुप्स हैं उनके दरमियान में कोऑपरेशन और ट्रस्ट बढ़ जाएगी। अब किस तरीके से जो है ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट को क्या किया जा सकता है, फोस्टर किया जा सकता है। एक तो एजुकेशन के ज़रिए। अब एजुकेशन के ज़रिए कैसे, देखें जो बच्चे हैं अर्ली एज से जो ना उनको एक ऐसे इन्वायरमेंट में जो ना टीच किया जाए जहाँ पे क्या हो, डाइवर्सिटी हो, ताकि लोग बच्चे सीखें कि डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट जो तर्ज तरीके या डिफरेंट कल्चर से बिलोंग रखने वाले जब बच्चे एक एक जगह पे इकट्ठे आते हैं तो वो इस चीज़ को सीखते हैं, उनके नेचर को सीखते हैं, उनके बिहेवियर को सीखते हैं। तो इस वजह से एजुकेशन भी ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें कल्चरल डाइवर्सिटी हो। छोटे छोटे बच्चे तो एक्चुअली पिक्चर्स देखने आ जाते हैं, पंजाबी पिक्चर्स यानी जो हेरिटेज वगैरह की जो पिक्चर्स हैं। मैं बाज़ आते खुद अपनी बात करूँ तो मैं भी जो छोटे छोटे होते थे तो देखते थे पेज कहाँ कहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, कहाँ कहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं, खुश हो जाते थे पिक्चर्स देख के। तो यही चीज़ है कि अर्ली एज से ही बेटा एजुकेशन में डाइवर्सिटी को पढ़ाना चाहिए, एम्पैथी, काइंडनेस बेटा, कंपैशन, इन चीज़ों को सिखाना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट करिकुलम में बेटा ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए जिसकी बेस पे जो ना क्रिटिकल थिंकिंग हो उसको फ़रोग दिया जाए, और साथ में अप्रिशिएशन ऑफ डाइवर्सिटी बेटा, जो डाइवर्सिटी है उसको अप्रिशिएट किया जाए, ठीक है। अब जैसे बेटा आपको पता है आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हर लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, बलोची, सिंधी, सराइकी एक्सेट्रा, बहुत सारी जो पश्तून है, बीएस एग्रीकल्चर, आपको पता है बीएस उर्दू भी है, बीएस इस्लामियात भी है, बीएस सराइकी भी है, बीएस बलोची भी है। यूनिवर्सिटी लेवल पे इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इस कल्चर को, इन कल्चर डाइवर्सिटी को करिकुलम लेवल पे ऐड किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस में मतलब यही कि जो रिस्पेक्ट है या टॉलरेंस है, इनके बेनिफिट्स लोगों को दिखाने चाहिए, कैंपेन चलाने चाहिए ताकि लोग इस चीज़ से अवेयर हों और इस चीज़ को वो प्रमोट करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, वो इस चीज़ को लोगों की जो ना इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। कम्युनिटी इंगेजमेंट, इंटरफेथ एंड इंटर कल्चर डायलॉग्स, ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि इंटर कल्चर डायलॉग होनी चाहिए। अब माबैन यानी आपस में क्या होनी चाहिए, फेथ होनी चाहिए। अब इससे एक्चुअली वही म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो बढ़ेगा, ठीक है। एक एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे को गलत नहीं समझेगा, मतलब एक पंजाबी है दूसरा पश्तून है तो वो एक दूसरे को गलत नहीं समझेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही इन्वायरमेंट में पल चुके हैं, दोनों एक ही कल्चर से गुजर चुके हैं, तो इस वजह से उनका एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद बेटा इवेंट्स और फेस्टिवल्स ऐसे होने चाहिए जो मुसलसल कंटिन्यूसली होने चाहिए। अब इससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, और उनके जो ट्रेडिशन है, उनके कल्चर है, उसको वो क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद रोल ऑफ लीडरशिप एंड पॉलिसीज़ बेटा, गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिसमें लोगों के चाहे वो किसी भी डाइवर्सिटी से बिलोंग करते हों, उनकी प्रोटेक्शन लाजमी होनी चाहिए। उनके राइट्स मतलब पहली बात तो ये कि उनके राइट्स को एक स्पेसिफिक पॉलिसीज़ में शामिल करना चाहिए, उनके राइट्स को, हकूक़ को शामिल करना चाहिए, और वही हकूक़ की प्रोटेक्शन भी की जाए फिर, ठीक है। एक तो मतलब ये कि राइट्स एंड रिज़र्व जिसे हम कहते हैं ना, उनका शामिल होना लाज़मी है ताकि उन बेचारों को उनके राइट्स मिलें और उनके राइट्स की फिर क्या की जाए, प्रोटेक्शन की जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ना उनकी जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब तमाम सिटीज़न हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी डाइवर्सिटी से, किसी भी एथनिक ग्रुप से बिलोंग करता हो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए होनी चाहिए। अब अगर एक लीडर है बेटा तो वो लीडर अपने लोगों के लिए जो ना एक रिस्पेक्ट मॉडल होना चाहिए, एक इंक्लूसिविटी मतलब उनके लिए होनी चाहिए, लोगों के लिए, ठीक है। देखें एक लीडर है तो वो सब कुछ करेगा, जैसे वो कहते थे कि भाई आप इमरान खान की बात कर लें, इमरान खान से स्पीच करवा लो, पता नहीं किसने कहा था कि इमरान खान से स्पीच करवा लो तो लाखों करोड़ों लोग रोड पे निकल आएंगे। तो वो लीडर ही ऐसा होना चाहिए बच्चों जो क्या करे कि लोगों को इम्प्रेस करे, ठीक है। तो लोगों के लिए वो रोल मॉडल होना चाहिए, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद क्रिएट अ कल्चर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन अ सोसाइटी, मतलब एक ऐसा कल्चर बनाना चाहिए कि लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, उनके राइट्स एंड रिजर्व का ख्याल रखें। रोल ऑफ मिनोरिटी इन पाकिस्तान, देखें हमारी जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है वो तमाम सिटीजन को इक्वल राइट्स की गारंटी दे, और ये दे भी रहा है, ठीक है, देता भी है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। उसके बाद बेटा मिनोरिटीज़ जो मुल्क में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या मुल्क की क्रिएशन, आपको पता है मिनोरिटीज़ ने बहुत बड़ा उनकी हाथ है, इन्वॉल्वमेंट है इसमें, आपको पता है हिंदू भी शामिल है, सिख भी शामिल है, क्रिश्चियन भी आपको पता है पाकिस्तान में मिनोरिटीज़ पाई जाती हैं। तो इन सब का हाथ है बेटा हमारे मुल्क की पाकिस्तान की क्रिएशन में। और अभी भी आप अगर देख लें बेटा, बहुत सारे ऐसे हैं जो इकोनॉमी में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, गवर्नेंस में, आर्ट्स में, कल्चर में और स्पोर्ट्स में बेटा, हमारे इवन मिनिस्ट्री लेवल पे, नेशनल असम्बली में भी बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम मिनोरिटीज़ बेटा मौजूद हैं जो हमारे मुल्क को क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। उसके बाद इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात कर लें, बहुत सारे मिनॉरिटीज़ हैं जो हम बिजनेसेस रन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। अब उसमें पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हद तक बेटा सपोर्ट की है। अब आपको ज़ाहिर सी बात है, अगर वो बिज़नेस में आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है बेटा वो एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे, लोग उनसे फैसिलिटेट होंगे बेटा। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं जो एजुकेशन और हेल्थ में बेटा इन्वॉल्व हैं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनाना बेटा। यहाँ मेरे ख्याल से क्रिश्चियन हॉस्पिटल भी है हमारे यहाँ रावलपिंडी में मेरे ख्याल से, ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द क्वालिटी एजुकेशन, और इसी तरीके से बेटा हेल्थ केयर में थॉरली इन्वॉल्व हैं। अच्छा, उसके बाद जो ना सर्विस ओपन टू ऑल कम्युनिटीज़, तमाम, अब ज़ाहिर सी बात है वो जो हॉस्पिटल है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, मुझे प्रॉपर्ली नाम भी नहीं आता उसका, तो वो तमाम लोगों के लिए ओपन है, कोई भी जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकता है। पब्लिक सर्विसेज एंड गवर्नेंस की बात कर ले बेटा, बहुत सारे हमारे मिनॉरिटीज़ ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में वर्क कर रहे हैं, जैसे मैंने आपकी बात की थी कि वो नेशनल असम्बली तक में भी मौजूद हैं ऐसे मिनॉरिटीज़। सिविल सर्विसेज बेटा सारे अंजाम देते रहे हैं। इसी तरीके से जुडिशरी की बात कर लें बेटा, अब प्रोवाइडेड डाइवर्स पर्सपेक्टिव इन गवर्नेंस बेटा, एक हकूमती निज़ाम में उन्होंने एक अलग उन्होंने एक नज़रिया पेश किया है, उनका एक पर्सपेक्टिव है बेटा, ठीक है, जो उन्होंने इस मुल्क में बेटा रोल प्ले की है। उसके बाद जस्टिस राणा भगवान दास की बात कर लें बेटा, ये चीफ जज ऑफ पाकिस्तान भी बेटा रह चुके हैं, ठीक है, ये चीफ जज ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आर्ट्स एंड कल्चर स्पोर्ट्स, ठीक है, मिनोरिटीज़ इनरिच द लिटरेचर, म्यूज़िक एंड विजुअल आर्ट्स को बेटा उन्होंने बहुत कई हद तक बेटा आगे प्रमोट किया है, जिससे जो पाकिस्तान की बेटा कल्चर आइडेंटिटी है उसमें उन्होंने मतलब कंट्रीब्यूट किया। ज़ाहिर सी बात है बेटा, जब वो लिटरेचर में आएंगे, म्यूज़िक में आएंगे या विजुअल आर्ट्स में आएंगे, तो उससे पाकिस्तान की जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है, हुई भी है, ठीक है। अच्छा, अब यही जो मिनॉरिटीज़ बेटा एथलीट्स हैं या आर्टिस्ट हैं, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान का जो नाम है बेटा वो रोशन करते हैं। जो है ना रोल ऑफ स्टेट को डिस्कस करना था कि एक जो स्टेट है उसका क्या रोल है हमारे जो मुल्क है उसको खुशहाल करने में, उसके वेलफेयर में आप कह लें, ठीक है, क्योंकि हम इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये पूरा चैप्टर जो है ना कल्चर के हवाले से है, इक्विटी के हवाले से, इक्वालिटी के हवाले से है। तो अच्छा, the state in Pakistan plays a vital role in forming the overarching, actually overarching का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, policies and constitutional frameworks for the welfare state, ensuring the equity and justice, कि भाई इक्वालिटी भी होनी चाहिए, इक्विटी भी होनी चाहिए और जस्टिस भी होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब ये है बच्चों, आपको पता है एक मुल्क है, अब डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट लोग रहते हैं, अब हर बंदे की जो नीड है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इक्वालिटी और इक्विटी की आप बात कर लें, इक्वालिटी मतलब सबके साथ बराबरी, लेकिन जो इक्विटी का मतलब ये होता है कि जिसको जो चीज़ रिक्वायर है उस चीज़ को प्रोवाइड किया जाए, यूजलेस चीज़ों से बचा जाए, ठीक है। अच्छा, अब मतलब पाकिस्तान ऐसे तमाम पॉलिसीज़ बना रही है जो एक वेलफेयर स्टेट के लिए होने चाहिए, जैसा कि इक्वालिटी को मेंटेन करना, इक्विटी को मेंटेन करना, जस्टिस को मेंटेन करना। इट सेट्स द डायरेक्शन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इंश्योरिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो पाकिस्तान है वो सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो डायरेक्शन है उसको क्या करता है, सेट करता है। अब फॉर एग्जांपल आप बात कर लें आर्टिकल 25 की बात कर लें, इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन बिफोर द लॉ, के कानून के आगे तमाम सारे बराबर है। प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स, मतलब जो जेंडर है उसकी फ़र्क यानी तजादात को ख़त्म किया जाता है या ख़त्म करता है।
ये आर्टिकल 25। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 21 और 36 है। अब इसमें जो मिनोरिटीज़ हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। सेफ गार्ड द कल्चरल, रिलीजियस एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, कि भाई इसमें क्या किया जाता है कि जो मिनोरिटीज़ हैं उनकी प्रोटेक्ट की जाती है, उनकी कल्चरल, रिलीजियस और एजुकेशनल राइट्स की प्रोटेक्शन की जाती है। नेशनल पॉलिसीज एंड कमीशंस चाइल्ड राइट्स, वुमेन्स राइट्स एंड फर्दर स्ट्रेंथन द वेलफेयर एंड जस्टिस इन सोसाइटी। ठीक है, कि भाई जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं, ये कमीशंस हैं, जैसे अब वो हमारे सोसाइटी में लोगों की भलाई के लिए और सोसाइटी में अमन कायम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। रोल ऑफ सोसाइटी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज एंड कम्युनिटी ग्रुप्स इम्प्लांट वेलफेयर स्टेट प्रिंसिपल्स एट ग्रास रूट लेवल। मतलब आप बात कर लें सिविल सोसाइटीज़ की या एनजीओ की या कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, वो लोगों को जो ना रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे क्या कर रहे हैं, उनको जो ना पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि लोगों की जो भलाई है उसको आगे किया जा सके। ठीक है, कि वेलफेयर स्टेट प्रिंसिपल्स को वो ग्रास रूट लेवल पे, बेसिक लेवल पे क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सोसाइटीज कलेक्टिव एक्शंस एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस द इक्विटी एंड जस्टिस इन प्रैक्टिस। भाई अब सोसाइटी मतलब कलेक्टिवली आप उनके एक्शंस की बात कर लें, कलेक्टिवली उनके रवैये की बात कर लें, तो वो इक्वालिटी या इक्विटी या जस्टिस को कैसे मेंटेन करता है। अब उसके बाद एनजीओज वर्किंग ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेंस एम्पावरमेंट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द विक्टिम्स जेंडर बेस्ड वायलेंस। कि भाई अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रही है तो वहाँ पे एनजीओ क्या करता है, वीमेंस को भाई इक्वालिटी प्रोवाइड करवाता है, जेंडर मतलब इक्वालिटी प्रोवाइड करवाता है, और साथ में वीमेंस की एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। अब इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP अब एडवोकेट्स द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। कि भाई जो गरीब तबका है, जो बहुत ज़्यादा लो लेवल पे चला गया है, तो उनके जो राइट्स हैं बेटा उनका क्या करता है, ख्याल करता है। अब कम्युनिटीज़ इनिशिएटिव्स लाइक ईदी फाउंडेशन है, जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, ऑर्फनेज के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, इसी तरीके से रिलीफ देता है, और शोकेसिंग सोशल जस्टिस एंड इक्विटी इन एक्शन। ये मतलब जो मुआशरती इंसाफ है या इक्विटी है, इस चीज़ को शो करवा रहा है। ठीक है, मतलब दुनिया विजिबल है कि भाई उनका ये काम है और इस चीज़ में वो इन्वॉल्वमेंट है, मुआशरे की खैर खाई के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटैक्ट लॉज एंड इम्प्लीमेंट्स द स्टेट पॉलिसीज टू इंश्योर द इक्विटी, जस्टिस एंड एसेंशियल सर्विसेज। ठीक है, कि जाहिर सी बात है हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान का क्या काम है कि वो जो स्टेट पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट करता है, करवाता है, लॉज को इम्प्लीमेंट करवाता है, और साथ में क्या है कि इक्विटी को भी देख रहा होता है, जस्टिस भी देख रहा होता है, और एसेंशियल जो सर्विसेज है उन पर भी इसकी नज़र होती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, ये हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं कि वीमेन के लिए एक साफ वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो ना ये लॉ बनाया गया ताकि वीमेंस की जो हरासमेंट है वो ना की जा सके। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट 2017 है, सिख मैरिज एक्ट 2018 है, क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 2029। तो अब ये तमाम को लागू किया जाता है ताकि जो मिनोरिटीज़ हैं उनकी जो उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बनाया गया है, जो कि लो इनकम फैमिलीज़ हैं उनको क्या किया जाता है, स्पेशली वीमेन को फिनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद किसान कार्ड है, हरी कार्ड है, सेहत का सहूलत है, प्रोग्राम है, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है, यूथ इंटर्नशिप जो ना एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। तमाम इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनका फंक्शन यही होता है कि जो लोग है, जो तबका है, उसको क्या करें, सपोर्ट करें। उसके बाद नेशनल यूनाइटी इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इंटरनेशनल एंड मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जन्म ना लेने के लिए, मतलब उसको कवर करने के लिए प्रॉपरली, तो नेशनल यूनाइटी का होना लाजमी है। कंसोलिडेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी डिपेंड अपॉन इंटरनल इंटीग्रेशन। देखें एक मुल्क बाहर से कैसे दिखाई देता है, जाहिर सी बात है उसके लोग अंदर से किस तरीके से इंटीग्रेटेड है। सेंट्रीपीटल फोर्स स्ट्रेंथन्स द यूनाइटी, मतलब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, मजबूती से जुड़े रहेंगे, तो वो एक सेंट्रीपीटल फोर्स की तरह उसको मेंशन किया है। दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब अगर एक दूसरे को छोड़ देंगे जाहिर सी बात है वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो जिसकी बेस पे जो ताल्लुकात हैं वो वीकनेस हो जाएंगे, हमारी कम्युनिटी वीक हो जाएगी और डिवाइड हो जाएंगे लोग। डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस, कल्चर, रेसेस एंड रिलीजन्स इधर यूनिफाई, और यही बात कर लें आप लैंग्वेजेस की, कल्चर की, या रेसेस की, या रिलीजन की, या तो ये लोगों को इकट्ठा करता है या ये लोगों को क्या करता है, सेपरेट करता है, जिससे हमारी जो नेशनल सॉलिडिटी है वो क्या हो जाती है, इम्पैक्ट हो सकती है। अच्छा, नेशनल आइडेंटिटी एंड पैट्रियटिज्म, जाहिर सी बात है भाई, प्रमोट्स शेयर्ड आइडेंटिटी एंड प्राइड इन बीइंग पाकिस्तानी। देखें आप, हमारी जो शनाख्त है वो पाकिस्तानी है और हम इस चीज़ पे फख्र करते हैं। सेलिब्रेट द नेशनल symbols, heroes and histories to foster कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, लोगों में शऊर लाने के लिए हिस्ट्री को दोहराया जाता है, हीरोज़ को याद रखा जाता है, नेशनल सिंबल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। एजुकेशन सिस्टम को जो ना
प्रमोट किया जा रहा है थ्रू पेट्रियाटिज्म, थ्रू लेसन्स ऑन इंडिपेंडेंस एंड नेशनल। ज़ाहिर सी बात है भाई, हमारे बुक्स में आपको पता है पाकिस्तान स्टडी, पाकिस्तान के बारे में कितनी अच्छी अच्छी तारीफ़ें लिखी होती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि भाई जो लोग बच्चे हैं वो इस चीज़ को पढ़ें और अपने मुल्क से क्या करें, मोहब्बत करें, एक पेट्रियाटिक जो है ना वो शो करें। उसके बाद इंक्लूसिव गवर्नमेंट, ये एक्चुअली ये दोनों हेडिंग्स हैं, इनको मैं मार्क करना भूल गया हूँ, ठीक है। इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपको पता है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इंश्योर द रिप्रेजेंटेशन। देखिए एक अगर जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक पार्टी है तो वो तमाम कम्युनिटीज़ की जो है ना रिप्रेजेंटेशन को चेक कर रहा होता है, चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है तमाम आल कम्युनिटीज़ की। वो जो है ना ट्रांसपेरेंट बेस वर्क करते हैं, करप्शन फ्री गवर्नेंस होती है जिसकी बेस पे जो ट्रस्ट है और यूनाइटी है वो बढ़ जाती है। मतलब लोग ज़्यादा अपने गवर्नमेंट पे यकीन करने लगते हैं, लोगों में इत्फाक आ जाता है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ फेडरिंग यूनिट्स। ज़ाहिर सी बात है इस्लाम केपीके की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात कर लें, इन तमाम के जो राइट्स हैं उनको इक्वल क्या करता है, रिप्रेजेंट मतलब शेयर करता है कि भाई तमाम लोगों के जो तमाम उसके राइट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। कल्चर एंड रिलीजियस हार्मोनी की बात कर लें, प्रमोटिंग डायलॉग अमंग द रिलीजन एंड सेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्ड द रिस्पेक्ट एंड रिड्यूस टेंशन। ज़ाहिर सी बात है भाई, जब लोग एक दूसरे के साथ घुलेंगे मिलेंगे, डिफरेंट रिलीजन्स के होंगे, डिफरेंट फिरके से बिलोंग करते होंगे, तो वो भी क्या करेंगे, आपस में लोगों की इज्जत करेंगे, अपनी आप एक दूसरे की इज्जत करेंगे, और इससे जो टेंशन यानी जो लड़ाई झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से फेस्टिवल, आर्ट्स और कल्चर एक्सचेंज की बात कर लें, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यूथ शुड एक्सप्लोर पाकिस्तानी कल्चर डाइवर्सिटी, और यूथ है उसको चाहिए कि वो पाकिस्तान की इस कल्चर डाइवर्सिटी को क्या करे, वो एक्सप्लोर करे फॉर डीपर यूनाइटी, ताकि लोगों के दरमियान में प्यार और मोहब्बत बढ़े, शफकत बढ़े। अच्छा, सोशल इकोनॉमिक एंड इक्विटी की बात कर लें, इक्वल एक्सेस टू द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ या डेवलपमेंट के लिए सबको जो ना इक्वल एक्सेस होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे के जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत हो जाएं। वेलफेयर प्रोग्राम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड डिस्पैरिटीज़। देखें जिन जिन इलाकों तक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, या वो लोग जो बहुत गरीब हैं, उनको जो ना उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम बनाने चाहिए जो उनको सपोर्ट कर सकें, उनको आगे रहें। इक्विटी ओवर इक्वालिटी, इक्वालिटी ये चीज़ हमने शुरू में भी डिस्कस की थी कि इक्वालिटी का मतलब होता है सबके लिए बराबर कोई चीज़ है सबको बराबर दी जाए, बट इक्विटी का मतलब ये होता है कि जिस बंदे को जो चीज़ ज़रूरत है उसकी ज़रूरत को देख के दिया जाए। ऐसा ना हो कि भाई जिसकी ज़रूरत ही नहीं है आप वही चीज़ उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको वो मीनिंगलेस हो जाएगी। स्पेशली डिसएडवांटेजेड ग्रुप की बात हो रही है, मतलब जिन जो ऐसा तबका जिसको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो दब चुके हैं गुर्बत में, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना। अच्छा, अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, वही टीचिंग राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यूनाइटी इन डाइवर्सिटी क्रिएट्स एंगेज्ड सिटीजन। तो जाहिर सी बात है अगर एक अच्छा सिटीजन कोई बने तो उसके लिए उसको उसके राइट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और यूनाइटी के बारे में जो है उसको सिखाना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल ऑफ मीडिया, मीडिया देखें आपको पता है पॉजिटिव कैंपेन्स फैलाए, शेयर्ड गोल्स, लोगों के जो गोल्स हैं या कॉमन वैल्यूज़ हैं उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, जिसकी बेस पे क्या होता है कि लोगों के दरमियान में जो यूनाइटी है वो बढ़ जाएगी। अब चैलेंजेस टू यूनिफिकेशन या सॉलिडिटी, कि भाई लोग एक दूसरे के साथ यूनाइट क्यों नहीं हो रहे, एक इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे। एथेनिक एंड सेक्टेरियन डिवीजन्स है। अब इसमें एथेनिक एंड सेक्टेरियन डिवीजन्स की आप बात करें कि भाई आपको पता है हमारे मुल्क में फ़िरका वारियत भी बहुत ज़्यादा है और उसके बाद कौमें भी डिफरेंट हैं, तो इस वजह से क्या होता है भाई जो सॉलिडिटी है या यूनिफिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो सही लेकिन मुश्किल है। अब इथेनिक डिवर्सिटी कैन क्रिएट टेंशन इफ ग्रुप फील मार्जिनलाइज्ड। अब भाई अगर कोई ग्रुप है वो फील कर रहा है कि भाई हम तो दबे हुए हैं, हम सारे जुल्म हम पे हैं, तो उसकी बेस पे जो है ना टेंशन्स क्रिएट हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। अब वही फिरका वारियत है जिसकी बेस पे वायलेंस और डिवीजन हो जाती है अगर इस चीज़ को मेंटेन ना किया जाए। फेथ लीडर्स एंड मीडिया मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिड्यूस दीज डिवीजन्स। भाई इन तमाम डिवीजन्स को रेगुलेट मॉनिटर करने के लिए जो है ना लीडर्स या मीडिया अपना जो एक राइट है प्रॉपरली वो क्या करे उस चीज़ को रिस्पॉन्स करे, मतलब रिस्पॉन्सिबल अपना जो हक है वो अदा करे, थॉरोली उसको चीज़ को क्या करे, मॉनिटर करे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड करप्शन की बात कर ले, पावर स्ट्रगल्स, पोलराइजेशन, लैक ऑफ कंसेंसस वीकन द यूनाइटी। देखें पावर स्ट्रगल हो या पोलराइजेशन, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ही क्या होती हैं एक दूसरे के साथ डिवाइडेड होती हैं, और इस दूसरे तरीके से आप लैक ऑफ कंसेंसस की बात कर लें कि इसका मतलब ये है कि लोगों की जो आपस में यूनाइटी है वो इस लेवल तक ही नहीं है, ठीक है, जिसकी बेस पे क्या होता है कि जो है ना उनमें जो तजादात हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो ना फर्दर आप बात कर लें करप्शन की। करप्शन भी भाई आला दर्जे तक है, ट्रस्ट जिसकी बेस पे जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पाती, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप सफ़र मोस्ट व्हेन, जो अब देखें अगर इन्हीं फंड्स का मिसयूज़ किया जाए तो वो जो गरीब तबका है वो ज़्यादा दब जाती है इसके नीचे।
और उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात कर लें, अनइक्वल डेवलपमेंट अमंग द रीजन्स काजेज रिसेंटमेंट, मतलब वही नाराजगी की वजह बनती है, लोग इस चीज़ गवर्नमेंट को इग्नोर करने लगते हैं। हाई पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट फ्यूल सोशल अनरेस्ट, भाई अगर यही ज़्यादा पॉवर्टी रही, अनएम्प्लॉयमेंट रही, तो लोग हमारा जो मुआशरा है वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, लड़ाई झगड़े तजादात बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान एक इनिशिएटिव लिया गया जिसका मकसद ये था कि बलूचिस्तान के नौजवानों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। सेम जो है रिफॉर्म्स फाटा के लिए बनाए गए ताकि ये जो तजादात हैं, ये जो नाराज़गी हैं, इनको ख़त्म किया जाए। एक्सटर्नल थ्रेट्स के हवाले से बात कर लें, हमारे मुल्क में जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट के हवाले से बात कर लें, वही इंडिया के साथ हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात कोई प्रॉपरली नहीं बन पा रहे, अनस्टेबल रहते हैं। अनगोइंग डिस्प्यूट्स कंज्यूम रिसोर्सेज, अब जैसे बेटा इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो उससे हमारे जो रिसोर्सेज है वो ख़त्म हो जाती हैं। और चूँकि वही हमारा जो रिसोर्सेज है वो किसके लिए अवेलेबल था पहले, डोमेस्टिक डेवलपमेंट के लिए था, जिसको हमने स्ट्रॉन्ग करना था, बट हमने उसको इधर यूज़ कर दिया। ज़ाहिर सी बात है डेवलपमेंट नहीं होगी फिर। सोशल एक्सक्लूजन्स एंड आप जो है ना बात कर लें डिस्क्रिमिनेशन, इसमें वही है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लें, या हमारे जो डिफरेंट कौम की बात कर लें, या रिलीजियस मिनॉरिटीज़ की बात कर लें। देखें अगर इनमें कोई इनको मेंटेन ना किया जाए तो उसकी बेस पे जो सोशल कोहेजन है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। क्रिएट्स फीलिंग ऑफ निगलेक्ट एंड टेंशन, वीकेंस एंड सॉलिडेरिटी क्या होती है, मतलब वीक हो जाती है अगर इस तरह के जो मामलात हैं वो मेंटेन रहें। एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, देखें एक्सट्रीमिज्म का मतलब ये होता है कि किसी जो ना तजादात का बढ़ जाना, ठीक है, उसको ज़्यादा लेवल तक जो ना अपोजिट साइड पे ले जाना, आप कह सकते हैं वायलेंस या हेटेड, इस चीज़ को क्रिएट करना, जिसकी बेस पे लोगों के दरमियान में खौफ और इस तरीके से उनमें डिवीजन हो जाएगी। पाकिस्तान हैज़ फेस्ड सच थ्रेट्स टू फॉर डिकेड्स, पाकिस्तान को इस तरह के मसले शुरू से ही आ रहे, सालों से आ रहे हैं। नीड क्लियर एंड कंसेंशल स्ट्रेटजी टू डिफीट देम, अब इस तरीके को मतलब एक प्रॉपर चैनल होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वाज़ेह स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इस तरह के मामला को क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। यहाँ से बच्चों आपका जो चैप्टर है वो एंड हो गया, ठीक है, और इंशाल्लाह जो ना नेक्स्ट हमने इसकी जो एक्सरसाइज है वो हमने डिस्कस करनी है। चैप्टर भाई जो 7 है वो एंड हो चुका है माशाल्लाह से, बाकी आपके सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर रहते हैं, इंशाल्लाह वो भी हम जल्द अज जल्द ख़त्म कर देंगे।